नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीछे चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 16 मार्च 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो है ये। और 16 मार्च हो गया है, आज कुछ दिनों में होली होगा, उसके बाद मार्च एंड हो जाएगा आपका और कुछ ही महीने फिर आपके एग्जामिनेशन बचेंगे। बार बार मैं याद इसलिए दिलाता हूँ ताकि एक आप उत्साह के साथ पढ़ें, ये ना सोचें कि एग्ज़ाम आएगा तो 2 महीना पहले पढ़ लेंगे और पास हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी संभव नहीं होता है रियल लाइफ में। मूवी में भी संभव नहीं होता, रियल में कहाँ से हो जाएगा। इसलिए ध्यानपूर्वक अभी से पढ़िएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं, रोज़ भी ये बताता हूँ फिर भी पूछते हैं कि करंट अफेयर की तैयारी कैसे किया जाता है। करंट अफेयर की तैयारी के लिए देखिए, आपको रोज़ 1 घंटा करीब में करंट अफेयर के लिए देना पड़ता है। ठीक है, 1 घंटा मिनिमम दीजिए, जिसमें आप न्यूज़पेपर वीडियो देख लिया कीजिए और एक मंथली मैगजीन पैरेलल में चला कर रखिए। विजन या दृष्टि का आप ले सकते हैं, सबसे अच्छे मैगजीन है वो यूपीएससी और बीपीएससी के रिगार्डिंग, क्योंकि पैटर्न एक हो गया है। अब होता है कि भाई पीटी के लिए कितना दिन का पढ़ें, तो वैसे तो 1 ईयर का होता है, लेकिन आप दिसंबर से सितंबर तक का पढ़ सकते हैं। जो सितंबर 2024 में आपका एग्ज़ाम है तो तब तक आप पढ़ सकते हैं पीटी के लिए। ओके, मेंस के लिए बोला है तो 6 महीने का आप पढ़िए। 6 महीने से ही करंट पूछा जाता है, लेकिन 6 महीने में ही एग्ज़ाम से 2 महीने पहले का जो ज़्यादा अपडेट होता है ना, उसी से आपको सवाल बनते हैं। वैसे 6 महीने आप सेफ साइड के लिए पढ़ सकते हैं। कहाँ से पढ़ें, तो एक ही सोर्स रखिए, पीटी मेंस दोनों के लिए, कोई अलग नहीं होता है, वही विजन के मैगजीन। अब पीटी के लिए अलग क्या करना पड़ता है, एक चीज़ आप अलग करेंगे पीटी के लिए, क्या करेंगे अभी से नहीं, वो एग्ज़ाम से पहले किया था। जब आप टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे, जब आप वन लाइनर कुछ करंट भी पढ़ेंगे और नेशनल इंटरनेशनल करंट के जो फैक्ट होते हैं उसको रिवाइज करेंगे पीटी से पहले। कहाँ से, तो टेस्ट सीरीज़ से, एमसीक्यू से, इनके माध्यम से। लेकिन वो तब आपको समझ में आएगा जब अभी आप डिटेल में करंट अफेयर पढ़ लें, क्योंकि करंट अफेयर की इस बार टेस्ट सीरीज़ में स्टेटमेंट वाले सवाल होंगे, वो आप कर नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी आप करंट अफेयर पढ़ नहीं रहे हैं डिटेल में मैगजीन वगैरह से और वीडियो से, तो इसलिए आपको दिक्कत आएगी। तो इसलिए इसी प्रकार से पढ़ा जाता है। टारगेट बना लीजिए रोज़ का कि 1 घंटा मुझे करंट अफेयर को देना है तो देना है, बस बात ख़त्म। और डे बाय डे देना है, पर डे देना है, कोई दिन छोड़ना नहीं है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए हेडलाइन क्या है। हेडलाइन तो पूरा न्यूज़पेपर ही, हेडलाइन छोड़िए, पूरा न्यूज़पेपर ही भरा हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड से। इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किया गया, लेकिन एक उसमें एसबीआई ने चालाकी कर ली, सीरियल नंबर नहीं जारी किया बॉन्ड का, जिससे ये मैच करना बड़ा ही कठिन हो रहा है कि भाई किसने किसको पैसा दिया। ये पता चल गया कि भाई जो सेंटियागो मार्टिन है उसने 1300 करोड़ का बॉन्ड खरीदा। जो पैटर्न है, जैसे इसने बॉन्ड खरीदा, 2 दिन बाद कोई पार्टी है जो 70 बॉन्ड जमा कर रही है बैंक में पैसे के लिए, तो पैटर्न से तो पता चल रहा है, लेकिन एग्जैक्ट सीरियल नंबर एसबीआई ने जारी नहीं किया था, जिसके कारण से मैच करने में बड़ी दिक्कत आ रही है। जैसे एक कंपनी है, मेगा इंटरप्राइजेज करके नाम है उसका, ध्यान से सुनिएगा, बॉन्ड के स्तर पर इतना बड़ा झोल हुआ है ना भारत में, रूलिंग पार्टी या विपक्षी पार्टी सभी एक ही जगह पर खड़े हैं। मेगा इंटरप्राइजेज नाम की कंपनी है जिसने आज बॉन्ड दिया है, अगले दिन उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है रोड बनाने का। तो नितिन गडकरी जी ने इस कंपनी का नाम लिया था, सदन में खड़े होकर संसद में लिया था नाम। अब उसने बीजेपी को बॉन्ड दिया है किसको, लेकिन दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बॉन्ड खरीदने में उसी कंपनी का नाम है। ठीक है, पुलवामा अटैक के बाद पुलवामा अटैक हुआ है फरवरी में, अप्रैल महीने में पाकिस्तान के एक पावर कॉरपोरेशन करके कंपनी है जो इनडायरेक्टली बहुत सारे बॉन्ड खरीद रही थी भारत में। किस पार्टी को देने के लिए खरीद रही थी पता नहीं, लेकिन खरीद रही थी। तो यानी कि बॉन्ड खरीदने में बहुत सारे पार्टियों का दिख रहा है कि कारनामे क्या क्या किए हैं इन लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है, क्या बोला है कि सीरियल नंबर जल्दी से जल्दी जारी कीजिए। एसबीआई भी मतलब बेइज्जती सहने को तैयार है, एक बार में ही सब कुछ जारी कर देता। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पोल बॉन्ड का आप सीरियल नंबर भी जारी कीजिए, जिससे क्या हो 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ लोग पता चल सके किसने कितना पैसा खरीदा है, कितना पैसा लगाया है, किस पार्टी को दिया है, कब दिया है, किस पर्पज़ से दिया है, ये तो बाहर नहीं ही आएगा। अगला देखिए न्यूज़ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया है किस चीज़ को, इलेक्शन कमिश्नर जो 2 नियुक्त किए गए हैं उनको स्टे लगाने से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है कि हम जो सुप्रीम कोर्ट जो इलेक्शन कमीशन के आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं उनकी प्रक्रिया का
हम न्यायिक रिव्यू करने जा रहे हैं जो एक्ट बनाया गया है 2023 में, जिसमें था कि 3 पैनल होंगे, प्रधानमंत्री महोदय, नेता विपक्ष होंगे और एक कैबिनेट के सदस्य होंगे। हम इस रूल का रिव्यू तो करेंगे, लेकिन अभी जो अपॉइंट किया गया है ना, उसको हम रोकेंगे नहीं। अपॉइंटमेंट हम नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि वर्तमान जो रूल है उसी से अपॉइंटमेंट होने दीजिए, लेकिन हम उस रूल का ज़रूर रिव्यू करेंगे। अपॉइंटमेंट इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि आज 16 मार्च है ना, आज है कि आचार संहिता लागू हो जाएगा आज से, और आज जो इलेक्शन कमीशन है वो डेट अनाउंस करने जा रही है चुनाव का। इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिफ्यूज़ कर दिया है। और आर्टिकल 324 के तहत संविधान में इलेक्शन कमीशन की चर्चा की गई है कि भारत में एक चुनाव आयोग होगा जिसका काम होगा केंद्र सरकार में, यानी कि संसद और राज्यसभा और विधानसभा और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके इलेक्शन कंडक्ट करवाना किसका काम होता है? तो इलेक्शन कमीशन का काम होता है। ये ध्यान में रहेगा आपको। इलेक्शन कमीशन जो होता है उसमें अधिकारियों की नियुक्ति कैसे होती है? इलेक्शन कमिश्नर, चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, और महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा इनको हटाया जा सकता है समय से पहले। वैसे रिज़ाइन कभी भी कर सकते हैं, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। तो ये इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ जानकारी हो गई मूलभूत। आज का आर्टिकल डिस्कस करते हैं। आज का जो आर्टिकल है वो पंजाब राज्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है जिस पर सुप्रीम कोर्ट इंडिया जो है वो सुनवाई कर रही है, जिसमें है कि एससी आरक्षण या एसटी आरक्षण जो होता है इसमें भी सब कैटेगराइज करके एससी में भी किसी विशेष वर्ग को 50% आरक्षण दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। एससी में भी कुछ पिछड़े हुए एससी हम क्या ढूंढ सकते हैं क्या? तो पंजाब में इसी तरह का एक रूल सरकार ने लागू कर दिया था, जहां पर वाल्मीकि समुदाय को ज़्यादा पिछड़ा मानते हुए एससी में भी उनको ज़्यादा रिजर्वेशन दे दिया गया था। तो उसी को लेकर एक केस है, सुप्रीम कोर्ट आज उस पर सुनवाई करेगी, आज या कल में कर सकती है शायद। और उस केस को हम लोग डिटेल में समझते हैं, क्योंकि वो केस जो है ना वो एक केस स्टडी के तौर पर होगा आपके लिए कि किस प्रकार से कैटेगराइज किया जा सकता है एससी रिजर्वेशन को भी या नहीं किया जा सकता है, उसके लेकर। ठीक है, अभी तक देश में कहीं पर भी एससी रिजर्वेशन में सब कैटेगराइज नहीं किया गया है। जैसे नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए बताता हूँ, ओबीसी में बांटा गया है ना, बिहार में है ईबीसी है और ओबीसी है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से एससी में आपको नहीं दिखेगा, एससी में केवल एससी होते हैं। तो देखिए वो क्या है मुद्दा, उसको डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए क्या था आर्टिकल था भारत में अंतर समूह जाति आरक्षण। और इसी केस में, केस का नाम क्या है? केस का नाम देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह मामले में। अब इस पर ये जो मामला है इसको लेकर अलग अलग राज्यों में भी बहस छिड़ा हुआ है कि क्या इस तरह से कहीं पर भी एससी रिजर्वेशन में सब कैटेगराइज करके अलग से एससी में ही एससी समूह को बनाया जा सकता है। कुछ ऐसे समूह क्या बन सकते हैं जो एससी में होते हुए भी बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसी प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। दरअसल देखिए क्या लिखा हुआ, पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह 2020 का मामला है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह मामला पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस निर्णय के विरुद्ध एक अपील में लाया गया था जहां उस विधि को निरस्त कर दिया गया था जो सरकार को कोटा प्रदान करने के लिए एससी एसटी को उपवर्गीकृत करने का अधिकार सौंपता है। पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय एक ही है। उसमें क्या हुआ ना, एक मामला आया था 2020 ईस्वी में। अब उस मामले को क्या हुआ कि पंजाब और हरियाणा का जो उच्च न्यायालय है उसने रद्द कर दिया कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, एससी एसटी को उपवर्गीकृत आप कैसे कर सकते हैं। तो फिर पंजाब गवर्नमेंट जो है वो कहाँ पर आई, उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया कि हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है, तो अब आप देखिए इस पर क्या हो सकता है। उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में पंजाब सरकार के उस सर्कुलर को रद्द कर दिया हाई कोर्ट ने, जिसमें प्रावधान था कि एससी के लिए आरक्षित सीटों में से 50% सीटें वाल्मीकि और मजहबी सिखों को प्रदान की जाएगी। धर्म के साथ यही करते हैं हम, जब भी किसी अच्छे व्यक्तित्व, महान व्यक्तित्व के हम अपनाते हैं ना, तो उसका बेड़ा गर्क करके हम रख देते हैं। अब ये मैं कहाँ पर चला गया भाई, बाबा गुरु नानक जो हैं उन्होंने हिंदू धर्म में देखा कि कुछ बुराइयां हैं, जात पात संप्रदाय इन सब चीज़ों की बुराइयां थी, तो उन्होंने एक अलग धर्म की स्थापना की। कौन सा? तो सिख धर्म। हिंदू धर्म से काफ़ी कुछ मिलता जुलता है, लेकिन वहाँ पर गुरु होते हैं, 10 गुरु हैं जिनको पूजा जाता है, और 10 महान गुरु हैं। गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी का आएंगे तो आपको पूरा सिख धर्म का यात्रा दिखेगा। गुरु नानक आपको आशीर्वाद देते हुए दिखेंगे, जबकि जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं वो आपको योद्धा के भेष में दिखेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ही समय की प्रासंगिकता के हिसाब से अपनाया गया था। लेकिन हुआ क्या, आगे चलकर उसी सिख धर्म में जात पात एक बहुत बड़ी बुराई बनकर फिर से सामने आ गई।
जिसमें था कि भाई सब लोग एक जगह बैठकर खाएं, एक जगह बैठकर भजन कीर्तन करें। मानवता को लेकर सबसे ज़्यादा समर्पित धर्मों में से एक सिख धर्म था। उस धर्म में भी जाति प्रथा देखी गई। तब उस जाति प्रथा के कारण पंजाब में 2 समुदाय हैं। एक है वाल्मीकि, पंजाब में ही नहीं है ये, वाल्मीकि और मजहबी सिख बिहार की यात्रा भी करते हैं। बिल्कुल सही सुने, बनारस की भी यात्रा करते हैं ये, ठीक है। तो मजहबी सिख जो हैं इनको एससी में भी 50% सीटें आरक्षित करके दी गई पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। इनके खिलाफ वहाँ पर जातिगत रूप से भेदभाव आज भी होता है। इस निर्णय में उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए चिनैया निर्णय पर सहारा लिया था। उच्च न्यायालय ने बोला कि देखो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप एससी में भी सब कैटेगराइज करके रिजर्वेशन दें, हम इसको रद्द करते हैं। तो फिर ये मामला कहाँ पर आ गया? सुप्रीम कोर्ट में आ गया। अब आपको पूरा मामला समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए अब आगे क्या है। जातियों के भीतर उपवर्गीकरण, सब कैटेगराइजेशन विद इन द कास्ट, कास्ट के अंदर ही क्या करना? उपवर्गीकरण करना। जातियों के भीतर उपवर्गीकरण, आरक्षण व सकारात्मक कार्रवाई के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी के मौजूदा श्रेणियों के भीतर उपसमूह के निर्माण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। जैसे ओबीसी है तो उसको बांट दिया, केंद्र सरकार ने नहीं बांटा है आज तक। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, केंद्र सरकार में एक ही लिस्ट निकलता है ओबीसी का, जबकि बिहार राज्य जो है उसने अपने स्तर पर किया हुआ है, बहुत सारे राज्यों ने किया हुआ है, ओबीसी, ईबीसी अलग अलग कैटेगरी में बांटा हुआ है। लेकिन एससी में सभी जगहों पर एक ही चीज़ है। हाँ, मेल फीमेल अलग हो सकता है, लेकिन वैसे तो कट ऑफ एक ही जारी होता है। इस उपवर्गीकरण का उद्देश्य अंतर श्रेणी असमानताओं को संबोधित करना है। शब्दों पर मत जाइएगा, बस भावनाओं को समझते चलिएगा। जैसे मान लीजिए एससी कम्युनिटी है, ये एससी कम्युनिटी है, ठीक है, एक ही कम्युनिटी है। अब इसमें हमने डिवाइड कर देना है कि भाई ये जो इलाका है, ये जो एससी हैं ये ज़्यादा पिछड़े हैं, ये जो एससी हैं ये कम पिछड़े हैं, ये जो एससी हैं ये बीच मध्यम स्तर में आते हैं, ठीक है। अभी हम क्या बोलते हैं? अभी हम बोलते हैं कि ये एससी है, ये सब पिछड़े हुए हैं। तो इससे क्या होता है? कहीं ना कहीं अतार्किक होता है ये रिजर्वेशन। जिनको नहीं मिलना चाहिए, जिनको ज़्यादा ज़रूरत है उनको कम मिलता है, जिनको कम ज़रूरत है उनको ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि बेनिफिट वो उठा ले जाते हैं। अच्छे स्कूल बाल बच्चे पढ़े हैं फिर भी एससी रिजर्वेशन में आकर क्या करते हैं? फ़ायदा उठा ले जाते हैं। इससे नुकसान किसका होता है? एससी कम्युनिटी का ही होता है। इसीलिए सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को भी ये चीज़ लग रहा है कि भाई इसका भी सब कैटेगराइज करना चाहिए। उपवर्गीकरण की वैधता पूर्व के प्रयास पंजाब, बिहार, तमिलनाडु जैसे राज्यों ने पूर्व में उपवर्गीकरण का प्रयास किया था, जिन्हें कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ा। वे मामले सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन लाए गए। ये चीज़ पता चल गया कौन कौन सा राज्य, एक तमिलनाडु, एक अपना बिहार और एक पंजाब राज्य अपना, ओके। संवैधानिक दुविधा क्या है? ईवी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य 2004 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केवल संसद के पास सुप्रीम एससी और एसटी का निर्माण करने तथा इसे अधिसूचित करने का अधिकार है। केवल और केवल किसके पास है? किस मामले में बोला है? तो ईवी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2004 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि केवल और केवल संसद को यह अधिकार है कि एससी और एसटी के लिस्ट में किसी को ऐड करे या हटाए, ठीक है। अधिसूचित करने का अधिकार है। पंजाब राज्य बनाम देविंदर सिंह 2020 मामले में 5 न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया कि राज्य पहले से अधिसूचित एससी एसटी सूचियों में कोई छेड़छाड़ किए बिना लाभ की मात्रा पर निर्णय ले सकते हैं। 2004-2020 के निर्णयों के बीच विरोधाभास के कारण 2020 के निर्णय को विचरण के लिए एक बड़ी पीठ के पास में भेजा गया है और वही बड़ी पीठ जो है उस पर निर्णय देने जा रही है। उपवर्गीकरण के राज्यों की शक्ति के बारे में मत क्या है? अब पक्ष में तर्क देने से पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिलवाता हूँ। क्या? याद कीजिए, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि भारत के प्रधानमंत्री जो हैं जो अपने प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने तेलंगाना में मेडिगा समुदाय के बारे में बोला था कि हम आपकी चिंताओं पर काम करने जा रहे हैं। मेडिगा समुदाय के क्या था भाई मांग? उसका क्या था? उसकी मांग ये थी कि भाई हमें एससी में थोड़ा सा अलग करके हमें रिजर्वेशन देना चाहिए, क्योंकि हमारी संख्या बहुत ज़्यादा है एससी में और बहुत ज़्यादा संख्या होने के कारण आरक्षण में जो है हमें काफ़ी ज़्यादा लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो मेडिगा समुदाय याद है, वो भी तो इसी से संबंधित था। उसको भी अगर लाभ देना है तो एससी कम्युनिटी में हमें सब कैटेगराइज करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिए क्या है। राज्य के पास अनुच्छेद 15(4), 16(4) और अनुच्छेद 341 में 342 के संदर्भ में एससी एसटी को आरक्षण देने के शक्ति है भाई, ठीक है। 15(4) में राज्य को एससी एसटी जैसे समाज के सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हितों कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष व्यवस्था करने का अधिकार है। 15(4) पढ़ा होगा आपने। 15(1), 2, 3, 4, 16(1), 2, 3, 4 ये तो रटा रटाया होना चाहिए भाई।
जातियों के भीतर उपवर्गीकरण के लिए एक संवैधानिक अधिदेश और न्यायिक समर्थन मौजूद है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 16(4) यह अधिकार देता है कि राज्य SC/ST के पक्ष में पदोन्नति के मामले में आरक्षण के लिए उपबंध कर सकता है यदि राज्य के अधीन सेवाओं में उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। तो यानी कि ये बता रहा है कि राज्य सरकार के पास में SC को रिजर्वेशन देने या SCओं के लिए सुविधाएं प्रदान करने के लिए अभी भी संवैधानिक रूप से बहुत सारे कुछ मौजूद हैं। अनुच्छेद 341, 342 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद जातियों, मूल वंश जनजातियों, जातियों, मूल वंश जनजातीय भागों या उनमें से यूथों या कुछ हिस्सों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा। उस राज्य में SC या ST माना जाएगा। कौन कर सकेगा? तो भारत का राज्यपाल जो है उनकी मदद से राष्ट्रपति जो है, भारत के राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल की मदद से कुछ कर सकते हैं। SC/ST सूची में जब भी कोई परिवर्तन करना होता है, अनुसूचित इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि राष्ट्रपति इनकी एक अनुसूची तैयार करते हैं और उसमें फेरबदल करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास ही होता है। संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के पश्चात उसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है, बस इतना ध्यान में रखिएगा। अब इसके कुछ विपक्ष में भी तर्क हैं। क्या है? चिनैया मामले में 5 न्यायाधीशों की पीठ ने आंध्र प्रदेश अनुसूचित जाति आरक्षण का युक्तिकरण अधिनियम 2000 को इस आधार पर रद्द कर दिया था कि यह संविधान के अनुच्छेद 341 का उल्लंघन करता है। चिनैया मामला में क्या हुआ था कि आंध्र प्रदेश ने भी SC आरक्षण के युक्तिकरण के लेकर एक प्रस्ताव पारित किया था अपने यहाँ पर और कानून बनाया था, उसको रद्द कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। आंध्र प्रदेश के कानून में राष्ट्रपति की सूची से 4 अलग श्रेणियां बनाने का प्रयास किया गया था। प्रत्येक श्रेणी को उनके पिछड़ेपन के आधार पर एक अलग कोटा प्रदान किया गया था। राष्ट्रपति जो सूची तैयार करते हैं उसके अलावा 4 और सूचियां तैयार की गई थी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा 2004 में। इसीलिए उसको भारत के सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया कि ये आपका अधिकार ही नहीं है। तो अनुसूचित जाति जनजाति के मामले में कोई भी सूची तैयार करने का अधिकार किसके पास होता है? आरक्षित। तो ये होता है भारत के राष्ट्रपति के पास आरक्षित, केवल और केवल वही कर सकते हैं। न्यायालय ने माना कि राज्य सरकार के पास सूची के साथ छेड़छाड़ करने की कोई शक्ति ही नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 341 के पाठ से यह स्पष्ट है कि ऐसा अधिकार केवल सांसद के पास है, राष्ट्रपति महोदय के पास है। निर्णय में राष्ट्रपति की विनिर्दिष्ट सूची के बचाव में BR अम्बेडकर के भाषण की ओर संकेत किया गया था, जहां उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि राज्य सरकारों की सूची में संशोधन करने की अनुमति दी गई तो पूरी तरह से राजनीतिक विचारों के आधार पर इसका अभ्यास का जोखिम उत्पन्न होगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने क्या बोला था? क्यों हम ये शक्तियाँ राष्ट्रपति महोदय को दे रहे हैं और संसद को दे रहे हैं? क्योंकि राज्य अगर अपने स्तर पर इसमें संशोधन करने लग जाएंगे इस सूची में, तो संपूर्ण रूप से ये क्या हो जाएगा? राजनीतिक हो जाएगा ये पूरा का पूरा मुद्दा। जिन्होंने संविधान बनाया उनके ये कथन हैं। अब इसको अगर आप कोट करेंगे इस तरह के सवालों में, तो फिर आपके सवाल का सोचिए प्रामाणिकता कितनी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, भारत सरकार वर्तमान जो कुछ प्रयास कर रही है, एक कैबिनेट सचिव के अधीन उच्चाधिकार प्राप्त समिति को स्थापित किया गया है, जो क्या करेगा? मेडिका समुदाय की चिंताओं को संबोधित करेगा। साथ ही साथ देश में जो अलग अलग SC समुदाय हैं उनसे बातचीत करके, विमर्श करके कुछ उनके उपवर्गीकरण के दृष्टिकोण से काम करेगा। समिति का कैबिनेट सचिव के अधीन है, ये कैबिनेट सचिव के अधीन एक समिति बनाया गया है। समिति का प्राथमिक उद्देश्य देश भर में विभिन्न SC समुदाय के शिकायतों के समाधान के लिए वैकल्पिक पद्धतियों का पता लगाना है। तेलंगाना के माडिगा समुदाय की चिंताओं के जवाब में गठित की गई समिति का दायरा किसी एक समुदाय या राज्य से परे तक विस्तृत है। मेडिका समुदाय का संघर्ष क्या है कि तेलंगाना में 50% भाग का निर्माण करता है, जो माला समुदाय के प्रभुत्व के कारण अनुसूचित जाति के लिए मौजूदा सरकारी लाभों तक पहुंच नहीं बना पाते हैं। तेलंगाना में माला समुदाय है और मेडिका समुदाय है, इनके बीच में भी लाभों के वितरण को लेकर थोड़ा सा संघर्ष उत्पन्न हो गया है। माडिगा समुदाय की शिकायत है कि उनकी बड़ी आबादी के बावजूद उन्हें SC संबंधित पहलुओं से अपवर्जित रखा गया है और इस कारण से उनको भी दिक्कत आ रही है। वे अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण के लिए 1994 संघर्ष कर रहे हैं और वह ये मांग कर रहे हैं कि 1996 में न्यायमूर्ति P रामचंद्र राजू आयोग का गठन किया गया था और बाद में 2007 में एक राष्ट्रीय आयोग का गठन हुआ, किस लिए? कि भाई उपवर्गीकरण किया जाए SC कम्युनिटी का। पंजाब राज्य का भी केस दिखा दिया है मैंने आपको और मेडिका समुदाय की चिंताएं बता दी। SC कम्युनिटी के लिए किस प्रकार से काम हो सकता है वो भी बता दिया है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ भी बता दी है, राज्य क्या कर सकते हैं ये भी बता दिया है। पक्ष विपक्ष में भी तर्कों को दे दिया है मैंने। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। इसको ध्यान में रखिएगा कि उपवर्गीकरण जो अभी मौजूद है वो SC सूची में मौजूद नहीं है। उपवर्गीकरण करने का जो मूल क्षेत्राधिकार है वो किसके पास है? थोड़ा सा बात कर लेते हैं फैक्ट पर। तो मूल क्षेत्राधिकार है संसद के पास। संसद जो है वो SC में
और एसटी सूची में कुछ भी चेंज कर सकती है, ऐड कर सकती है, हटा सकती है। चिलैया केस कहाँ का था? तो आंध्र प्रदेश 2004 से संबंधित है, जहाँ पर आंध्र प्रदेश का एससी कम्युनिटी को आरक्षण देने के मामले में युक्तिकरण को लेकर एक एक्ट लाया गया था, जिसको रद्द कर दिया गया था। और ये दविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य 2020 की से संबंधित है। तो ये भी एससी समुदाय के उपवर्गीकरण कर दिया गया था। कहाँ पर? तो पंजाब राज्य में, जहाँ वाल्मीकि और मजहबी सिख को 50% आरक्षण प्रदान कर दिया गया था एससी कम्युनिटी में। तब उस आरक्षण को पहले हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया है कि सुप्रीम कोर्ट अब इस पर क्या फैसला देती है वो भी स्पष्ट हो जाएगा जल्द ही। तो पूरा मामला समझ कर रखिएगा। जब भी इस तरह के सवाल पूछे जाएं तो वहाँ पर तर्कों के साथ जवाब दीजिएगा। अपने मन में रूढ़िवादिता या पहले से जो आपके मन में पॉइंट्स बने होते हैं जाति और इन सब चीज़ों को लेकर, आरक्षण को लेकर, कृपया उन चीज़ों को दूर रखिए। जब आप पॉलिटिक आंसर लिख रहे होते हैं तो जितना पूछा गया है केवल उतना ही लिखना है, भावनाओं में नहीं बहना है। एससी आरक्षण के बारे में जो पूछा जाता है उसी को केवल लिखना है। ओके, चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है। एक चीज़ और है, अगर आपसे कोई पूछे कि उपवर्गीकरण करना सही होता है या गलत होता है, तो देखिए अगर आप बात करें तो संविधान जब से लागू हुआ तब से 75 वर्ष से ज़्यादा बीतने को है। तो वही ढर्रे पर अगर हम आरक्षण देते रहेंगे तो दरअसल में होता क्या है, एससी कम्युनिटी के ही कुछ लोग होंगे जिनको अच्छी स्कूलिंग मिली होगी, अच्छे पढ़ाई लिखाई हुआ होगा, अच्छे वातावरण में पले बढ़े होंगे, तो सारे लाभ वही उठा ले जाते हैं। अगर कट ऑफ कम जाता है तो ये जो बच्चे होते हैं ये सबसे पहले निकल जाते हैं। जो वास्तविक रूप से पिछड़े हुए समुदाय के लोग होते हैं, जो ग्रामीण एरिया में रहते हैं या शहरी एरिया में झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उन तक ये लाभ नहीं पहुंच पाता है। तो अगर तार्किक ढंग से किया जाए तो जिस प्रकार से ओबीसी का वर्गीकरण किया गया है उसी प्रकार से एससी का भी वर्गीकरण करना चाहिए, जिससे क्या हो, आरक्षण जैसी जो लाभ है, जो मूलभूत लाभ होता है, वो सभी तक पहुंच सके। ठीक है, इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा। वर्गीकरण क्या करना चाहिए तो उसके पक्ष और विपक्ष में कुछ पॉइंट आप भी सोचिएगा। वर्गीकरण क्यों नहीं करना चाहिए भाई? इसलिए नहीं करना चाहिए कि भाई कितना तक हम वर्गीकरण करते जाएंगे। अब एसटी में भी फिर पीवीटीजी के लिए भी वर्गीकरण करना पड़ेगा आपको। पीवीटीजी के लिए हम अलग से सुविधाएं देते हैं, लेकिन आरक्षण में तो वो एसटी में ही आते हैं। ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं समाज में सामाजिक टकराव भी बढ़ेगा उपवर्गीकरण करने से। तो ये इसके पक्ष और विपक्ष में कुछ मुद्दे हो गए, और भी आप सोचिएगा क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं। देखिए अगले न्यूज़ पर चलिए, क्या है वो। अगली न्यूज़ देखिए क्या है कि इंडियन आर्मी के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर जो है वो लाया जा रहा है। और जोधपुर में इंडियन आर्मी पहली अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का एक यूनिट तैयार कर रही है। कहाँ पर? तो जोधपुर में तैयार किया जा रहा है। अपाचे हेलीकॉप्टर जो है पहला है यूनिट आर्मी का, इसलिए इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। एयरफोर्स ले तो कुछ समय पहले आया था। अब देखिए आर्मी का जो अपाचे यूनिट है, ये अपाचे हमने कहाँ से ख़रीदा है? तो बोइंग कंपनी है, उससे ख़रीदा है, अमेरिका से हमने ख़रीदा है। अटैक हेलीकॉप्टर है ये। अटैक हेलीकॉप्टर क्या होता है? इसमें 2 ही पायलट बैठ सकेंगे और अटैक के लिए यूज़ किया जाता है। एक होता है भाई कि सवारी आवाजाही के लिए या आर्मी मैन को इधर से उधर ले जाने के लिए, तो वो हेलीकॉप्टर अलग होते हैं, है ना। तो ये अटैक हेलीकॉप्टर है, तो इसको बस ध्यान रखिएगा। फैक्ट के तौर पर पीटी फैक्ट में आपके काम आएगा। और हमने 2020 में आर्मी के लिए कुछ और हेलीकॉप्टर ऑर्डर किया था, अब जल्दी वो हमें मिलने वाला है। उसके पश्चात जो जोधपुर है वहाँ पर एक आर्मी की पहली अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर यूनिट इस्टेब्लिश की जाएगी। ओके, ये बस आपके पीटी फैक्ट के लिए था। अगले न्यूज़ पर चलते। अगला न्यूज़ देखिए क्या है कि राजनाथ सिंह जो है उन्होंने इनॉग्रेट किया है इंडियन नेवी का स्टेट ऑफ द आर्ट हेडक्वार्टर है, वो दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया है। स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब तात्पर्य होता है कि उन्नत किस्म का, आज तक का सर्वश्रेष्ठ जो आर्मी और नेवी में होना चाहिए था। स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब होता है बेहतरीन, बस इतना ही ध्यान रखना है। बेहतरीन हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर बनाया गया है? तो दिल्ली में बनाया गया है और राजनाथ सिंह जी ने उसको इनॉग्रेट किया है। ये पीटी फैक्ट में आपका धड़ल्ले से पूछा जाता है इस तरह का सवाल, ठीक है। और ये आधुनिकतम और बेहतरीन, स्टेट ऑफ द आर्ट आधुनिकतम और बेहतरीन जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया है। राजनाथ सिंह जी ने किया है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। वहाँ पर प्रधानमंत्री का नाम भी ऑप्शन में डाल सकते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे वहाँ पर, इसलिए कह रहा हूँ इसको ज़रूर ध्यान रखें। एक और न्यूज़ हम लोग डिस्कस करते हैं डिटेल में। वो न्यूज़ ये है कि भाई भारत में सैटेलाइट आधारित टोल जो है अब वो लगेंगे आपकी गाड़ियों पर। जैसे आप गाड़ी कोई हाईवे पर लेकर आप इंटर करेंगे तो जहाँ से आपने इंटर किया है वो, और जितना दूरी आप ट्रैवल करेंगे वो, जितना देर आपने ट्रैवल किया है ना उतना ही टोल आपको देना पड़ेगा।
तो सैटेलाइट आधारित टोलिंग सिस्टम जो है वो भारत में अब लाया जा रहा है, जो दुनिया में बहुत कम देशों के पास में इस तरह की तकनीक है। तो देखिए, जब भी इस तरह का पब्लिक के लिए कोई बड़ी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की जाती है तो उससे पीटी और मेंस दोनों जगह पर आपके सवाल बनते हैं। पीटी में भी साइंस एंड टेक्स में पूछा जा सकता है और मेंस में भी पूछा जा सकता है इसके बारे में। तो उस चीज़ को हम लोग डिटेल में देखते हैं, छोटे छोटे फैक्ट को कवर करते हैं कि भाई सैटेलाइट आधारित जो टोल अब लगाया जाएगा सड़कों पर वो कैसे काम करेगा, क्या है वो, कब से लाया जा रहा है, कहाँ पर सबसे पहले उसको लाया जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं उसको डिटेल। देखिए क्या है कि हाल ही में भारत के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने संसद में घोषणा की कि सरकार 2024 चुनाव के लिए आचार संहिता प्रभावी होने से पहले वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली पर आधारित नई राजमार्ग टोल संग्रह प्रणाली शुरू करने की योजना बना रही है, ऐसा बोला गया है। अब आचार संहिता तो आज ही लागू हो जाएगा, लेकिन अभी तक ये तो लागू नहीं हो पाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, तो चुनाव के बाद लागू हो जाएगा। देखिए क्या है इसमें, नई प्रस्तावित राजमार्ग टोलिंग प्रणाली क्या है। प्रस्तावित राजमार्ग टोलिंग प्रणाली सटीक स्थान ट्रैकिंग के लिए भारतीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली गगन, जीपीएस एडेड एंड जीओ ऑगमेंटेड नेविगेशन सहित जीएनएसएस का उपयोग करती है। जो भारत सरकार के इसरो द्वारा बनाया गया अपने नेविगेशन सिस्टम है, उसका उपयोग करके क्या करना है, तो वाहनों को ट्रैक करके उस पर फिर टोल लगाना है। जितने देर उन्होंने हाईवे या एक्सप्रेसवे इन पर बिताया है उतने देर का उनको टोल देना पड़ता है। ओके, जीएनएसएस एक शब्द है जिसका उपयोग अमेरिका के ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम सहित किसी भी उपग्रह आधारित नेविगेशन सिस्टम को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। यह अकेले जीपीएस की तुलना विश्व स्तर पर उपयोगकर्ताओं को अधिक सटीक स्थान नेविगेशन जानकारी प्रदान करने के उपग्रहों के एक बड़े समूह का उपयोग करता है। जीएनएसएस में ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम सहित दुनिया के जितने भी पोजीशनिंग सिस्टम होते हैं उन सभी का आप नाम ले सकते हैं एक ही में, ठीक है। और मतलब कहने का मतलब ये है कि जीपीएस के माध्यम से आपके वाहन को ट्रैक करके उस पर टोल लगाया जाएगा, बस इतना ही मतलब है कहने का, ठीक है। अगला देखिए क्या है कि कार्यान्वयन में वाहनों को ऑन बोर्ड यूनिट या ट्रैकिंग डिवाइस के साथ फिट करना शामिल है, जो स्थान निर्धारित करने के लिए उपग्रहों के साथ संचार करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग निर्देशांक डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का उपयोग करके लॉग किए जाते हैं, जिससे सॉफ्टवेयर यात्रा की गई दूरी के आधार पर टोल दरों की गणना कर सकता है। जहां से आपने प्रवेश किया वहां से कैमरा आपकी फ़ोटो लेकर और उसके बाद आपको सैटेलाइट जो है वो ट्रैक करेगा। फिर जहां पर आपने एग्जिट किया वहां पर फ़ोटो लेकर आपका टोटल टोल जो होगा वो निर्धारित कर दिया जाएगा और उतना आपके अकाउंट से कट जाएगा। टोल राशि की कटौती ओबीयू से जुड़े संबंध डिजिटल वॉलेट से की जाती है, जिससे निर्बाध और नकदी रहित लेन देन सुनिश्चित होता है, ठीक है। इसके प्रवर्तन उपाय में अनुपालन की निगरानी, चोरी की घटनाओं रोकथाम के लिए रोजमार्ग पर सीसीटीवी कैमरे सुसज्जित गैंट्री शामिल होंगे। इससे क्या होगा भाई, वाहनों को ट्रैक करना आसान हो जाएगा। हर वाहन में अगर इस तरह का सिस्टम लगा होगा तो कौन सा वाहन कहाँ पर घूम रहा है हर समय ट्रैक किया जा सकता है। तो एक ट्रैकिंग का भी एक अद्भुत तरीका होगा यह नवीन प्रणाली संभवतः वर्तमान में मौजूद फास्टैग आधारित टोल संग्रह के साथ संचालित की जाएगी। सभी वाहनों के लिए ओबीयू अनिवार्य करने के संबंध में निर्णय करना भी बाकी है। ओबीयू का मतलब वो डिवाइस जो आपके गाड़ी में लगा होगा और आपकी गाड़ी जैसे ही इस डिवाइस को लगाएगी उसका ट्रैकिंग शुरू हो जाएगा। अब आप जैसे ही राजमार्ग एक्सप्रेसवे में प्रवेश करेंगे ये आपको ट्रैक करेगा और फिर फास्टैग या किसी भी माध्यम से आपके पैसे कट जाएंगे। तो यानी कि दो सिस्टम जो होगा उसको इंटीग्रेट करके हम एक नया सिस्टम बनाने जा रहे हैं। लाभ क्या होगा, सुचारू यातायात प्रवाह होगा। यात्रा समय के बारे में अधिक कुशलता से टोल लिया जा सकेगा। ऐसा नहीं होगा घर से निकले 1 किलोमीटर चले नहीं टोल देना पड़ गया। उचित बिलिंग होगी। इस प्रणाली का लक्ष्य उपयोगकर्ताओं को केवल यात्रा की गई वास्तविक दूरी के लिए टोल का भुगतान करने का लाभ प्रदान करना है, जो उपयोग आधारित भुगतान पे एज यू यूज मॉडल करने के मॉडल को बढ़ावा देता है कि भाई जितना आपने उपयोग किया उस आधार पर आपको पे करना पड़ेगा। इसी मॉडल को बढ़ावा देता है। चुनौती क्या होगा इसमें, भुगतान वसूली। आवश्यकता से कम राशि वाले डिजिटल वॉलेट वाले अथवा सिस्टम छेड़छाड़ करने वाले उपयोगकर्ताओं से टोल वसूलना एक चिंताजनक विषय बना हुआ है। प्रवर्तन अवसंरचना, प्रवर्तन उद्देश्यों के लिए स्वचालित रूप से नंबर प्लेट पहचान कैमरा का एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क स्थापित करने के लिए बुनियादी ढांचा भी हमें चाहिए होगा। इस तरह का हम अगर सिस्टम चाहते हैं तो हमें कैमरा तो लगाना पड़ेगा ना जगह जगह, उसके लिए हमें ढांचा भी बनाना पड़ेगा। डेटा सुरक्षा और गोपनीयता की भी चिंता होगी कि कौन किसको कब ट्रैक कर रहा है। ये 24 घंटे किसी को ट्रैक करना सही थोड़ी ना होता है। जब भी आप घर से गाड़ी लेकर निकले आपको कोई ट्रैक करने लग जाए, सोचिए कितना अजीब लगेगा। तो इस कारण से इस पर कुछ चिंताएं भी मौजूद हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा।
अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है कि बिहार स्पेशल से संबंधित है कि बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया गया है। हाल ही में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, प्रीपेड का मतलब क्या होता है, जैसे आप मोबाइल का रिचार्ज करवाते हैं ना, उसी प्रकार से आपको बिजली का भी रिचार्ज करवाना पड़ेगा। आने वाले समय में आपने जितने का रिचार्ज करवाया हुआ है उतने का बिजली चलेगा, जैसे रिचार्ज खत्म बिजली गुल, ये इसी को बोला जाता है प्रीपेड मीटर। हाल ही में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड मुजफ्फरपुर और मोतिहारी सर्कल में सबसे तेज 10 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर की स्थापना की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 10 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर की स्थापना कर दिया गया है। मुख्य बिंदु क्या है भाई, तो बहुत सारे जगहों पर स्थापित किया गया, यही है मुख्य बिंदु। और क्या समझेंगे इसे बताइए मुझे, ये थोड़ी ना पूछेगा कहाँ कहाँ पर लगाया गया है। इसका अर्थ है कि मुजफ्फरपुर शहरी डिवीजन में 100% घर एसपीएम द्वारा शामिल कर लिए गए हैं। प्रीपेड स्मार्ट मीटर क्या होता है, ये आधुनिक ऊर्जा मीटर है जिनका उपयोग वास्तविक समय में विद्युत की खपत को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। चूँकि वे इंटरनेट से जुड़े होते हैं, उपयोगकर्ता और उपयोगिताओं को आसानी से विद्युत के उपयोग को ट्रैक करने, मॉनिटर कर सकने, सटीक बिलिंग, सब कुछ इसमें शामिल होता है। उनकी दूरस्थ मीटर रीडिंग क्षमताएं मैनुअल निरीक्षण की आवश्यकता को पूरी तरह से खत्म कर देगी, जिससे वे अत्यधिक कुशल और सुविधाजनक बन जाते हैं। अभी तो आपके घर पर मीटर रीड करने के लिए आते होंगे, मीटर रीड करने के पश्चात आपके घर पर बिल दिया जाता है, तो मैनुअल रीडिंग का जो झंझट है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। सारा कंपनी के पास में रिकॉर्ड ऑलरेडी रहेगा कि ये व्यक्ति इतना ज़्यादा क्या कर रहा है, तो बिजली का यूज़ कर रहा है। उस हिसाब से आपको पे करने के लिए आपके मोबाइल पर वॉलेट पर लिंक आ जाएगा, आप उसको टैप करेंगे, आप झट से पे कर देंगे। तो यही है स्मार्ट मीटरिंग, और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओके, एक और टॉपिक है आज के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होता है उसके इंपोर्ट को लेकर कुछ रियायतें दी गई हैं टेस्ला कंपनी और भी कुछ कंपनियों को। देखिए, दरअसल बात ये है कि टेस्ला और बाकी जो कंपनियां हैं वो भारत में आना चाह रही थीं, लेकिन भारत में पहले इंपोर्ट ड्यूटी कितना था, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर 60 से 100% तक इंपोर्ट ड्यूटी लगाया गया था, ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो देश से बने उनको सुरक्षित किया जा सके और विदेश से जो कंपनियां आए उनके साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आए। तो अभी कम करके इसको कहाँ पर लाया गया है, इसको करीब 15% पर लाया गया है। लेकिन इसके साथ एक चीज़ जुड़ा हुआ है कि जो भी कंपनी भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बेचना चाहती है और यहाँ पर बेचने के काम करना चाहती है, उनको एक काम करना पड़ेगा, उनको कम से कम 4150 करोड़ देश में निवेश करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में, जिसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हो सकता है, सुख सुविधाएं शामिल हो सकती है। 4150 करोड़ की मदद से आपको देश में कुछ फैसिलिटी को स्थापित करना पड़ेगा, तब जाके आपको इंपोर्ट ड्यूटी में क्या मिलेगा, तो लाभ मिल सकता है। बहुत सारी कंपनियां, टेस्ला जैसी कंपनियां बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी। भारत सरकार ने इनको बोला था कि आप देश में फैक्ट्री स्थापित क्यों नहीं कर रहे हैं, जब आपको हमारे देश से बेचना है तो हमारे देश में फैक्ट्री स्थापित कीजिए। और टेस्ला का सबसे बड़ा फैक्ट्री कहाँ पर है, तो चीन में है। चीन से वो लाकर कहाँ पर बेचेगी, तो भारत में बेचेगी। तब भारत सरकार ने अनिवार्य किया कि 4150 करोड़ के आसपास आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेक्टर में कुछ बेसिक चीज़ों को बनाने के लिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, भारत में गाड़ियों को बेच सकते हैं। इस न्यूज़ में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कितना परसेंट का दिया गया, कितना परसेंट नहीं। आपसे ये पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की भारत में कौन कौन सी आप देखते हैं योजनाएं। तो भारत सरकार की 2 योजनाएं हैं, एक है फेम इंडिया 1 जिसको पहले शुरू किया गया था, एक है फेम इंडिया 2। ये क्या है भाई, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए 2030 तक हमने रखा हुआ है कि सरकारी जो गाड़ियां हैं उनमें लगभग 80% ज़्यादा हम क्या कर देंगे, इलेक्ट्रिक कर देंगे। पब्लिक जो गाड़ियां खरीदती हैं उसमें भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देना जैसे शामिल है। जैसे जीएसटी में छूट दिया जाता है, आपको रोड टैक्स में छूट दे सकती है भारत सरकार। इसके माध्यम से क्या होता है, लोगों को प्रोत्साहित करना है इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए। लेकिन लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे, क्यों नहीं खरीदेंगे भाई, बिजली 6 रुपये आपको यूनिट लगता है और पेट्रोल का दाम क्या है। लेकिन खरीदने में बाधा क्या है, लंबी दूरी तय करना, चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल नहीं होना, रिपेयरिंग के लिए सभी जगहों पर उपलब्ध नहीं होना, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल को सब लोग हाथ नहीं लगाते हैं। उसके अलावा ये भी चिंताएं हैं कि माइलेज कितना का होगा, स्पीड कितना पकड़ेगी ये, क्या ये हम इससे लंबी दूरी, जैसे मान लीजिए किसी को जाना हो दिल्ली से तमिलनाडु, क्या सभी जगहों पर हमें चार्जिंग स्टेशन मिल पाएगा। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी चिंताएं हैं जिसके कारण से भारत में अभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो शहरी इलाकों में तो दिख भी जाएगा, ग्रामीण इलाकों में लोग अभी भी इसको खरीदने से कतराते हैं। कतराए भी क्यों नहीं, सुख सुविधाएं मिलेंगी तब तो आप खरीदोगे ना, सीधी सी बात है। बाजार इसी प्रकार चलता है कि हमारे लिए जो चीज़ कंफर्टेबल होगा वही तो खरीदेंगे ना। अब गाड़ी ले लिया, लेकिन कहीं जा नहीं सकते, सब्जी खरीदने के लिए थोड़ी ना कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल लेगा। तो ये कुछ ऐसी दिक्कतें आ रही हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। ओके, आज का न्यूज़ एडिशन यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। कुछ कम न्यूज़ थे आज, और जो कुछ बचे होंगे उसको मैं मंडे को करवा दूंगा। अब कल तो संडे है, कल तो नहीं आएगा।
और एक दिन आराम कीजिए या आप रिवीजन कीजिए। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।